Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 4 and our first point is greenhouse effect and environmental awareness. पिछले 3 lectures में हमने ये word बार बार यूज़ किया है greenhouse effect. So I am explaining this word. The process through which heat is trapped near Earth's surface by the substance is known as greenhouse effect. Greenhouse effect discovered by the Joseph Fourier is caused by the presence of the gases like carbon dioxide in the atmosphere, which trap longer wavelengths and infrared lights. Infrared means the lights that are used for heating purposes और हम अपनी इनको सीलिंग्स पे या वॉल्स पे लगाते हैं रूम्स को वार्म रखने के लिए. हीट सेंसर भी इसको बोलते हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट भी इसको कह सकते हैं. अर्थ एवरेज टेम्परेचर टू राइज बाय 25 डिग्री सेल्सियस. Our next point is greenhouse gases. Greenhouse gases including chlorofluorocarbon are gases that contribute to the greenhouse effect. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वो गैसेस हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे. दे अलाउ द सन्स एनर्जी टू रीच आवर सरफेस बट लिमिट हीट लॉस. ये जो ग्रीन हाउस है ये सूरज की शुआओं को ज़मीन की सरफेस पे आकर उसको एक लिमिट में रखता है. राइजिंग एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन यानी कि कौन सी गैस को हमने कितने % रखना है ऑफ दीज गैसेस कुड लीड टू हायर टेम्परेचर एंड सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज. ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्रीन हाउस में हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी गैस को कितने % रखना है और इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है और इससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. द नेक्स्ट 50 years में सी अल्टर्ड वेदर पैटर्न, राइजिंग सी लेवल एंड डेजर्ट. ह्यूमन एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. हमारी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं और इसका असर हो रहा है हमारी फूड प्रोडक्शन पर कि कितना फूड जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. वाटर सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी यूजेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन. इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ग्रीन हाउस गैस विच अलाउ सोलर रेडिएशन टू वार्म अर्थ ड्यूरिंग द डे contribute to its average temperature of 15 degrees Celsius. The increase in carbon dioxide concentration from 280 ppm, ppm means part per million and percent means per hundreds, in 1800 to 359 ppm in 1994 is attributed to increased use of fossil fuels. ये इंक्रीज़ हुआ है और ये किस वजह से हुआ है? यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, हमने जो दरख्त काट काट के अपने फॉरेस्ट को डिक्रीज़ कर दिया है उसकी वजह से. एंड मीथेन रिलीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और मीथेन गैस जो कि रिलीज़ हो रही है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, ये सारी उसकी रीजंस हैं. इफ़ दिस लेवल कंटिन्यू टू राइज ग्लोबल टेम्परेचर में रीच 1 to 4 degrees Celsius हायर बाय द मिड 21st century. और ये एक्टिविटीज़ अगर इसी तरह होती रहीं तो मिड ऑफ द 21st century हमारा ये जो टेम्परेचर लेवल है वो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. द प्लैनेट्स टेम्परेचर हैज़ ओनली राइजन बाय 34 डिग्री सिंस द लास्ट आइस एज. व्हाट इज़ आइस एज? Ice age is a term of Earth's surface, a long period of reduction of the temperature of Earth's surface. But greenhouse warming could cause partial melting of the polar and alpine ice caps. Alpine ice caps means ice mountains. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो वार्म रेज हैं जो कि हम ज़मीन की लेयर पर जमा हो रही हैं तो वो कॉज बन रही हैं अल्पाइन आइस कैप की मेल्टिंग की. राइजिंग सी लेवल जिसकी वजह से सी लेवल हमारा बढ़ रहा है एंड पोटेंशली सबमर्जिंग लार्ज एरियाज लाइक मालदीव्स एंड बांग्लादेश. फ्लड सप्लाईज विल बी अफेक्टेड बाय हायर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्लाइमेट चेंज एंड द वर्ल्ड्स सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम. इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज क्रॉप यील्ड by up to 50%, but climate change could overweigh the benefits.
इंक्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वो हमारी क्रॉप्स की यील्ड यानी उनकी पैदावार में तो इंक्रीज़ कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है अप टू 50%, लेकिन उसकी वजह से ओवरव्यू मतलब ग्रेटर चेंज आएगा, किस में आएगा, हमारे क्लाइमेट में। फ्यूचर इम्पैक्ट्स मीन्स इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉज सिवियर स्ट्रेस ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम। अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने ये वर्ड बार बार यूज़ किया है, इकोसिस्टम। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड इकोसिस्टम, एनी जोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल एंड द अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर लैंडस्केप्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म लाइफ। एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट, एनिमल, दूसरे ऑर्गेनिज्म, इवन के वेदर और लैंडस्केप जो है वो मिलकर काम करते हैं, लाइफ को बनाते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हमारे बायोटिक यानी कि लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे शामिल हैं। डेजर्ट एक्सपेंशन, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, ओशन थर्मल एक्सपेंशन, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एरियाज। रेजिंग सी लेवल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट हैज़र्ड्स। सी लेवल जो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ये एक मेन वजह है, एक हर्डल है, एक रुकावट है हमारे टेम्परेचर चेंज में। विद ग्लेशियर मेल्टिंग एंड सी वाटर एक्सपैंडिंग, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से और हमारे सी वाटर एक्सपैंड होने की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। दिस चेंज विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और इनकी वजह से असर होगा इंसानी सेहत पर और उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर। द मोस्ट वल्नरेबल मीन्स कमज़ोर, वीक, विल एक्सपीरियंस द मोस्ट सिवियर इम्पैक्ट्स, जो जितना कमज़ोर होगा उस पर उसका असर उतना ही ज़्यादा होगा। नेसेसिटेटिंग कंक्रीट मीन्स सॉलिड एक्शन टू कंट्रोल पोल्यूशन सोर्सेज एंड मिटिगेट मीन्स कम करना। पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ये जो है पोल्यूशन सोर्सेज को कंट्रोल करके हम हमारे वेदर पर, हमारे क्लाइमेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स आर पोजिंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमारे एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो सारे किस वजह से हो रहे हैं? अर्बनाइजेशन की वजह से। दरख्तों को काट कर, फॉरेस्ट को कट करके हमने जो वहाँ पर सिटीज़ को आबाद कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं एंड सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमने अपने डेवलप कर लिए हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम रेज हो रही हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सब किस वजह से हो रहा है? जो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं या फिर उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इम्बैलेंस इफेक्ट एनर्जी बजट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से हमारे एनर्जी बजट्स और क्लाइमेट चेंज में इम्बैलेंस आ रहा है। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मैस अवेयरनेस, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी कि एफोरेस्टेशन क्या है। एफोरेस्टेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि दरख्तों का लगाना, फॉरेस्ट को लगाना, एंड डिफोरेस्टेशन फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना, उनको कट डाउन कर देना। प्रिवेंशन, जुडिशियस रिसोर्सेज यूज़, द पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटली रिस्पेक्टफुल डेवलपमेंट ऑफ क्रूशल मीन्स इम्पोर्टेंट, अचीव थ्रू मैस मीडिया, ग्रीन मार्चेस एंड एनवायरमेंटल वीक्स। ये सारे इक़दाम उठा के हम अवेयरनेस लोगों में फैला सकते हैं। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस शऊर, यानी कि माहौल के बारे में हम जो लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ एन अप्रोच टू लर्निंग एंड नॉट ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये एक लर्निंग है, सिर्फ कोई एक मौजू नहीं है ये स्टडी का। इट क्रिएट्स अ वे ऑफ थिंकिंग एंड बाय दिस द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी गैदर्स नॉलेज। इससे हम क्या करते हैं? वे ऑफ थिंकिंग लोगों में डेवलप कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ एक इंडिविजुअल बल्कि पूरी कम्युनिटी के अंदर नॉलेज पैदा हो जाती है एंड अवेयरनेस, और उनमें शऊर आ जाता है रिगार्डिंग इमीडिएट इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से। दे गेट नॉलेज, skill, experience and a mindset to act singly or in group to solve environmental problem। और उनके अंदर नॉलेज आ जाती है जिसको वो स्किल एक्सपीरियंस करते हैं और अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअली
अकेले बल्कि इसको ग्रुप में जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू फॉलो एंड प्रैक्टिस द स्लोगन थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हमें इस स्लोगन को फॉलो करना होगा, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, यानी कि आप यूनिवर्सल उस पर किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें, बल्कि आपकी जितनी जितनी आपके अंदर ताकत है, आपकी एनर्जी है, आप लोकली उसको एम्प्लॉय करके अपने एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करें। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस। सेलिएंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, अहम। फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को फैलाने के सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट जो हैं वो फीचर्स कौन कौन से हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ क्रूशल फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो बहुत अहम है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कंजर्विंग रिसोर्सेज, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, कि हम अपने एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करें। NGOs प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेटिंग पीपल। NGOs जो हैं वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने में, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, ख़ासतौर पर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर। इट कवर्स वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट के बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर इंक्लूड है, अर्थ, वाटर, प्लांट, एनिमल, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एयर, सॉइल एंड जियोलॉजिकल formation. It aims to create awareness, develop habit, promote values, and guide problem solving and decision making. It leads to positive attitude and commitment of environment protection. It can be achieved by, अगर हम ये मंदरजा झेल या फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं इनको उठाएं तो हम ये सारे एम्स जो हैं वो अपने अचीव कर सकते हैं। For this, the point number 1 is gaining and understanding of composition and operation of the inanimate natural ecosystem. Inanimate means lacking quality of living being, as well as how it interacts with living things. नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। नंबर 2 इज़ रियलाइजिंग दैट ऑल द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में सारे जर्म्स आ जाते हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, आर इंटर रिलेटेड एंड पार्ट ऑफ नेचर। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जितने भी जर्म्स हैं, एंड अ पार्ट ऑफ नेचर, और ये हमारी नेचर का एक पार्ट है। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचर सिस्टम, द नेचुरल सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग दैट लोकल इन्वायरमेंट चेंज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ग्लोबली। हमारा जो इन्वायरमेंट चेंज है लोकल लेवल पे वो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट को यानी कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है। नंबर 5, द ग्रोथ ऑफ कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ planet's ecosystem and all the living things. Number 6, researching and taking part in regional and worldwide environmental issues. Our next point is environmental problems. In 1980s, a large ozone hole emerged in Antarctica, accounting for 25% to 50% of the ozone layer. 1980 में अंटार्कटिका के पास एक बहुत बड़ा होल जो है वो ओजोन लेयर में इमर्ज हुआ था। ओजोन लेयर जो कि हमारी ज़मीन को हार्मफुल रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट कर रही है, और वो होल कितना था, 25% से 50% था। ओवर द पास 18 ईयर ओजोन डिप्लेशन हैज़ वर्सन। डिप्लेशन मीन्स कमी आना, वीक हो जाना, और पिछले 18 ईयर्स में ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। विद इन 1993 अक्टूबर लेवल ड्रॉपिंग बिलो 1/3 ऑफ द एवरेज लेवल। 1993 अक्टूबर से लेकर ये जो हमारा एवरेज लेवल है वो 1/3 तक डिक्रीज़ हो गया है। एनवायरमेंटल इशू जिसमें इंक्लूड हैं हमारे ओवर पॉपुलेशन, हद से बढ़ती हुई आबादी, पोल्यूशन, आलूदगी एंड पॉवर्टी, और इसमें गुर्बत शामिल है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ओवर पॉपुलेशन, एंड इट्स अ वेरी इजी पॉइंट, यू कैन रेड इट बाय योरसेल्फ, इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं है। पोल्यूशन, एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो एयर है, लैंड है या वाटर है, वो हमारी ह्यूमन लाइफ पर एक बैड इम्पैक्ट डाल रही है, हार्मफुल चेंजेस जो है वो हमारी लाइफ में लेकर आ रही है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर पोल्यूशन अकर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेजेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ।
एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसल फ्यूल एग्जॉस्ट इज़ अ मेजर कंसर्न, और एयर पोल्यूशन जो है वो इसकी एक अहम वजह है. सॉइल पोल्यूशन अकर फ्रॉम द वेस्ट डंपिंग and noise pollution caused by the devices like pressure cooker, TVs, and loudspeaker negatively impact health. Our third point is global warming. Global warming occurs when carbon dioxide and other gases trap long wavelengths of the infrared lights. Infrared lights I have already told you कि ये warmth के लिए, गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, creating greenhouse effect. Deforestation and industrialization have led to a 1% degree increase in global temperature since 1900. Melting polar ice and rising sea levels. Greenhouse gases include carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, chlorofluorocarbon, ozone, and water vapor. Our next point is ozone depletion. Ozone layer में डिप्लेशन आना मीन्स कि उसमें कमी आना, उसका पतला होना. ओजोन डिप्लेशन कॉज बाय द एमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. और ये डिप्लेशन किस वजह से आ रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन की वजह से, क्लोरीन की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेल क्लोरोफॉर्म की वजह से. लीड टू द स्किन कैंसर, और ये वजह बन रहे हैं स्किन कैंसर के. कैटरैक्ट डेवलपमेंट मीन्स के आई से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं. एंड डैमेज ऑफ फिशरीज विथ ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसिंग 70% adult skin cancer cases and 50,000 एडिशनल स्किन कैंसर. ऑस्ट्रेलिया में जो है आप देख सकते हैं 70% जो है वो स्किन कैंसर इस ओजोन लेयर में डिप्लेशन की वजह से सामने आ रहे हैं. एसिड रेन एंड स्नो विद a pH of 3.8 combine SO2 with water vapor causing damage to plant, animals and buildings. Loss of biodiversity. As a group, coral includes some of the world's most rapidly species. Their increasing number are caused by the mass bleaching, disease and die-offs due to rising temperatures and ocean acidification. Depletion and degradation of natural resources. Deforestation, industrialization, urbanization, and population increase threaten natural resources like land, air, water, and wildlife. To conserve these resources, stop deforestation, promote afforestation, and increase forest cover. Our last point is radioactive fallout. Nuclear waste poses a threat to human, water, air, land, plant, and animal, causing ecological crisis and severe damage to the biosphere. Thank you.